अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91st क्वेश्चन है ये। ए ड्रॉज ए बिल ऑन 21 अक्टूबर 2021 फॉर 90 डेज एंड एक्सेप्टेड द मेच्योरिटी डेट ऑफ बिल विल बी। तो जो मेच्योरिटी डेट होगी वो 90 डेज़ के अकॉर्डिंग हमको काउंट करनी है। तो 90 डेज़ अगर आप काउंट करोगे तो 90 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे ये 22 जनवरी को। तो 22 जनवरी के अंदर अगर हम 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस के ऐड कर दे तो हमारी ये डेट बनेगी 25 जनवरी। तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली जो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, यस बी। डेज ऑफ ग्रेस हमको ऐड करने हैं। डेज ऑफ ग्रेस कितने होते हैं? 3। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये बनेगा 25 जनवरी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से हमको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए, अमाउंट सेट अपाउट टू मीट फ्यूचर लॉसेज ड्यू टू नॉन लाइबिलिटीज अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रॉपरली इज कॉल्ड प्रोविजंस। ठीक है। और सेकंड हमारा है अमाउंट सेट अपाउट टू मीट फ्यूचर लॉसेज ड्यू टू नॉन लाइबिलिटीज कॉल्ड रिजर्व। तो डेफिनेटली हमको वैसे ज़्यादा ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो हमारा बनेगा ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 93rd क्वेश्चन में देखें तो विच मेथड डेप्रिसिएशन फॉलो टू हैव यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर। तो ये हमारा ए ऑप्शन ही है, ये हमारा है रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94। ट्रेडमार्क इज ए टेंजिबल रियल एसेट या इनटेंजिबल रियल अकाउंट। यस, ये हमारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। तो बी ऑप्शन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी कैन इशू, एक कंपनी क्या इशू कर सकती है? जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स या पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स या ऑल टाइप ऑफ डिबेंचर इन द ए, बी और सी। यस, हमारा आंसर बनेगा डी। एक कंपनी तीनों प्रकार की ही चीज़ें इशू कर सकती है, ये चाहे जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स हो या पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो या सिक्योर डिबेंचर्स हो, सभी इशू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैटी कैश बुक इज मेंटेन्ड फॉर द रिकॉर्डिंग। पैटी कैश बुक हम क्यों मेंटेन करते हैं? हमको क्या रिकॉर्ड करना होता है? ये क्वेश्चन हमारा पीछे वाला जो हमारा पेपर था 2022 का, उसमें भी हमने देखा था। तो डेफिनेटली हमारा पैटी कैश बुक जो हम मेंटेन करते हैं वो हम पैटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन करते हैं। जो हमारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। सिक्योर्ड रिजर्व सीक्रेट रिजर्व कैन बी प्रीपेड बाय एज्यूमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू। बी ऑप्शन क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉट शोन इन द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सी ऑप्शन क्या है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। डी ऑप्शन क्या है? ऑल दीज रीजंस। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जो सीक्रेट रिजर्व होते हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं? ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन है ना, ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो डेफिनेटली जो सीक्रेट रिजर्व होते हैं किसी भी रीजन की वजह से भी क्रिएट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। when adjusted purchase is shown on the debit column of trial balance, then both opening and closing stock will be shown in the trial balance. Only closing stock is shown in the trial balance. Both opening and closing stock will be shown in the trial balance. या only opening stock is the shown is the trial balance. तो 98th क्वेश्चन का हमारा डेफिनेटली सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए स्पोर्टिंग वाउचर इज a documentary evidence of the business transactions having taken place, secondary vouchers या prepared by the accountant या a proof। तो 99th क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। हमारे पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 4000 रुपये, बट वो कह रहा है कि हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कराए थे 300 रुपये के, जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। हमने 200 रुपये के चेक किसी को दिए होंगे, ले भाई हमारे बैंक में से पेमेंट निकाली और 200 रुपये उसने भी निकलवाए। बैंक ने हमको 100 रुपये का इंटरेस्ट दिया है और बैंक ने हमारी तरफ से 100 रुपये का डिविडेंड भी कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे? आप 4000 में, जो हमारे पास ये 4000 का अमाउंट है, इस 4000 में 300 को आप माइनस कर देना, 200 को प्लस कर देना, 100 को प्लस कर देना और ये जो लास्ट 100 है ये भी हमारा प्लस हो जाएगा।
तो ये सारी आइटम, बस एक आइटम आपको माइनस करनी है, ये 300 वाली आइटम आपको माइनस करनी है, बाकी का ये 200, 100 और ये 100, ये आपको तीनों प्लस करने हैं किसमें, 4000 पे। तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर बनेगा वो सी बनेगा, 4100 रुपीज़। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट इंकर्ड इन द प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। जो हमारी जो कॉस्ट होती है गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, या फिर मेजर कॉस्ट बोलते हैं। तो डेफिनेटली दीज आर कॉल्ड द एक्सपेंसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो डेफिनेटली हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉफिट, गुड्स यूज फॉर द पर्सनल पर्पज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, या ऑल ऑफ द दीज। तो ये सारी की सारी एंट्री हमारी होती ही हैं, है ना। तो ये सारी की सारी एंट्रीज हमारी होती ही हैं। तो इन सारी एंट्रीज की अगर हम बात करें तो हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिस्टोरिकल कॉस्ट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ परचेजेस ऑफ एन एसेट्स बिकॉज डैश अप्लाइज। यस, ये इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो हमारा ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वीडियो को आप एक बार होल्ड कर लीजिए, वीडियो को होल्ड करने के बाद आप इसको एक बार सोल्व करके देख लें, बट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर जो दिया हुआ था पेपर्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने इसको माना था 45,000 रुपीज़। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे 2022 के एस्टेट में आ चुका है और ये क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। इस 105 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को बिना देखे ही मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि हमारा आंसर जो हमारा बना था, इसका हमारा बना था 4000 रुपये। यस, 4000 रुपये हमारा बी इसका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं, क्योंकि जब हम शेयर्स को दोबारा रीइशू करेंगे तो रीइशू करने के ऊपर हमें 20 रुपये के हिसाब से नुकसान होने वाला है। 200 शेयर्स के ऊपर 20 रुपये के अकॉर्डिंग हमें फिर से नुकसान होने वाला है। तो डेफिनेटली 4000 रुपये से हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस का अमाउंट गिवन है, सेल्स का अमाउंट गिवन है, कैरिज इनवर्ड गिवन है, कैरिज आउटवर्ड गिवन है, रिटर्न इनवर्ड्स को हम देखेंगे कितना है, 42,000। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट के ऊपर 25% है। हमको क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे तो आप इस क्वेश्चन में देख लेना, क्वेश्चन का आंसर मेरा थोड़ा सा इसमें से डिफरेंट आ रहा है, बट इन्होंने क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर मार्क किया हुआ है डी ऑप्शन, बट ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि जो मैंने आंसर फाइंड आउट किया था वो आंसर कुछ डिफरेंट ही बन रहा था, 2,34,500 रुपीज़। तो बट आप अपने अकॉर्डिंग में आंसर मैच करके देख लेना क्या बनने वाला है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब हमारी फर्म का समापन हो रहा है तो हमने ये वाली पेमेंट्स करनी है। पार्टनर्स के लोन के ऊपर पेमेंट गिवन है, क्रेडिटर को पेमेंट गिवन है, और ये भी जो हमारे पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हैं एसेट्स को सेल करने के ऊपर, और कैपिटल ऑफ ए और बी ये सब दी हुई है। हमको ये बताना है कि सेक्शन 48 जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट के अंडर में आता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पेमेंट्स हमको करनी है, पेमेंट्स करने का सीक्वेंस हमारा क्या होगा। तो फिलहाल आप ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पेमेंट का जो सीक्वेंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन ए है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली पेमेंट्स हम सारी देख लेंगे, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर। इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 108। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या पूछा जा रहा है, A, B, C are partners of firm. In the middle of the year, C retires from the firm without setting his dues. Remaining partners continue the business. C is entitled to get dash till the final settlements. तो डेफिनेटली जब तक उसकी फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाती तो
उसको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग हमको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ सकता है, या जो भी फर्म प्रॉफिट कमाएगी उसके अंदर उसको प्रोपोर्शन देना पड़ सकता है। तो अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास ऑप्शन गिवन है उसमें से हमारा आंसर ए और सी है। तो डेफिनेटली हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डी ऑप्शन में बोल रहा था कि या तो फर्म उसे ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेटलमेंट करेगी या सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेटलमेंट फर्म उसको करने वाली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 109 के अंदर देखिए क्या बोल रहा है। 1 लाख रुपए हमारी नेट एसेट्स की वैल्यू है, नेट सेल की जो वैल्यू है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है हमारे पास 4 गुना। इन्वेंट्री एट द एंड जो है वो कितना है, 1.5 गुना है जितना हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको बताना है कि हमारे पास जो इन्वेंट्रीज की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई आप ओपनिंग इन्वेंट्री को x कंसीडर कर लो, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो गया 1.5x और डिवाइडेड बाई 2। इस पूरी इक्वेशन को आप सोल्व कर लेना। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आपने किसको कंसीडर किया था, x आपने कंसीडर किया था ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग इन्वेंट्री को। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन्होंने हमारे पास गिवन था 4 गुना। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, यहाँ पर नेट सेल रख लो। यहाँ पर हमने क्या रखा, ये हमने रखा एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x हमने किसको कंसीडर किया था, ओपनिंग इन्वेंट्री को। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। दैट इज 20,000, मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए ग्रांट ऑफ 10,000 टू ए स्कूल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग checks is received on the 1st February 2021 from the state government while closing the accounts. Now the amount is used for the construction. हमने कोई भी अमाउंट यूज नहीं किया अभी तक कंस्ट्रक्शन के लिए। While preparing income and expenditure account and balance sheet at the end, where such amount will be shown. इस प्रकार के अमाउंट को हम कहाँ शो करने वाले हैं। अब क्योंकि ये हमको ये अमाउंट कंस्ट्रक्शन के लिए मिला था और हमने यूज़ भी नहीं किया, तो जब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो इस अमाउंट को हमें लायबिलिटी साइड्स में शो करना होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111। द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ लॉसेज इज रिलेटेड टू कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी या डिस्क्लोजर। ये हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। एक्स सोल्ड goods for 20,000 in the cash after allowing 10% trade discount, 5% cash discount। तो हमको ये बताना है कि इसमें से कितना अमाउंट हमें कैश कॉलम में लिखना है, कितना अमाउंट हमें डिस्काउंट कॉलम में लिखना है। तो एक बात आपको बिल्कुल क्लियर है, 20,000 रुपये के अमाउंट के ऊपर आपका 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो बाकी गुड्स कितनी हो गई, 18,000 रुपये की। अब 18,000 रुपये की गुड्स के ऊपर आप 5% का कैश डिस्काउंट अगर काउंट करें तो 900 का तो आपका कैश डिस्काउंट हो गया, जो आएगा कैश कॉलम में। बाकी का रह जाएगा अमाउंट आपका 18,000 रुपये में से 18,000 रुपये में से 900 रुपये तो आपके हो गए कैश डिस्काउंट के कॉलम में। 18,000 रुपये में से अगर 900 रुपये माइनस कर दो तो बाकी आ जाएगा आपके पास कैश, ये आ जाएगा आपके कैश के कॉलम के अंदर। तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गेन फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स नीड नॉट टू बी एडेड टू रेवेन्यू टू असर्टेन द डैश ऑफ द बिजनेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली हमको लिखना है डी। यस, डी ऑप्शन को आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको यहाँ पर कुछ ये हमारे पास जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसको हमको मैच करना है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करने के बाद आप ध्यान से देख लेना कौन सी लिस्ट हमारी ठीक तरीके से मैच कर रही है। तो हमारा जो लिस्ट 1 है वो क्या है, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ कॉस्टिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ मिशन। लिस्ट 2 सेल्स बुक ओवरकास्ट, गुड्स सोल्ड टू राम बट रॉन्गली डेबिटेड टू श्याम, गुड्स रिटर्न बाय द ए नॉट एंटर्ड इन द बुक्स। या फोर्थ ऑप्शन वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन बट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो हमको इसमें से करेक्ट देखना है, हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो डेफिनेटली आप ध्यान से देखेंगे, मैचिंग करके देख लेना, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 115। हमको इस क्वेश्चन में भी मैचिंग करना है। तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास लिस्ट 1 के अंदर गुडविल, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, इंस्टीट्यूशनल गुडविल ये सब दिया हुआ है। लिस्ट 2 के अंदर परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है, थर्ड जो ऑप्शन है वो है कैपिटल नेचर गुडविल। फोर्थ जो है वो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको इसमें भी मैच करना है। तो मैच जब आप कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारा इस क्वेश्चन में भी जो आंसर बनने वाला है वो हमारा बनने वाला है सी। यस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ए एंड बी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। सी को हमने फर्म में एडमिट किया है 320 शेयर के लिए। सी अपना 1/3 हिस्सा बी से लेने वाला है और ए 1/6 हिस्सा क्या करने वाला है, सरेंडर करने वाला है। किसके लिए, नए पार्टनर के लिए। आगे हमको बताना है कि जो नया रेशो होगा वो कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप आई होप जानते होंगे, तो सोल्व करके आप देख लेना। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, बट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर बनेगा ए। यस, 10:7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 117। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों की कैपिटल जो बिगिनिंग में है वो 50,000, 60,000, 70,000 है। ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 20,000 रुपये आफ्टर 3 मंथ। 3 महीने के बाद ए ने कैपिटल लगाई है और बी ने कैपिटल लगाई है 6 महीने के बाद, कितनी, 25,000। सी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 9 महीने के बाद, कितनी, 30,000 रुपये। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास साल के खत्म होने के लास्ट में 25,800 रुपये का हमारे पास प्रॉफिट है। हमको ये कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी तरफ से आई होप सोल्व करके देख लेंगे, बट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर बनेगा 7,800। तो देख लेना, जो हमको ए को जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो बनेगा 7,800। अगला क्वेश्चन है 118। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये सारे के सारे हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्सक्रिप्शन ऑफ 6,24,000 had been shown in the income and expenditure account for the year ending 31st March 2021। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। हमारे पास दोनों सालों की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है और जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुई है वो भी हमको गिवन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अपने अकॉर्डिंग आप सोल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब सोल्व किया तो इसका आंसर आया था ए ऑप्शन, और बट इन्होंने जो ऑप्शन के अंदर आपका जो आंसर इन्होंने करेक्ट लगाया हुआ है वो इन्होंने लगाया हुआ है सी ऑप्शन, बट मैंने इसका आंसर रिसीव किया था 6,34,000। बट आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी बुक्स की नॉलेज के अकॉर्डिंग भी देख लेना आपका आंसर इसका क्या बनने वाला है, और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 120। इस क्वेश्चन को आप रीड कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इफ द बिजनेस ऑफ फर्म हैज बिकम इलीगल, या इफ नंबर ऑफ पार्टनर्स द फर्म हैज बिकम मोर देन 50, सी इफ reorganization of the profit sharing ratio between partners is done, या either A and B circumstances arise। तो इन चारों ऑप्शन में से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, आपको इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लेकर बताना है। आपको मैं हिंट दे देता हूं, इसका जो आंसर बनेगा ये सी या डी में से कोई एक है। तो आप देख लो इसका आंसर क्या बनेगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 121। रिक्रूटमेंट इज ए नेगेटिव प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, या क्रिएटिव प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं अगर आपको आंसर मार्क करूँ तो बनेगा पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि रिक्रूटमेंट के टाइम पर हम मैक्सिमम लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सिलेक्शन के अंदर हम बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट के टाइम पर हमने 200 लोगों की जगह, नौकरी तो देनी थी 200 को, बट हमने एप्लीकेशन भरवा ली मान लो 2000 की। तो हमने क्या किया, 200 की जगह 200 लोगों को इनवाइट किया, 2000 लोगों को इनवाइट किया, 200 की जगह 2000 लोगों को इनवाइट किया। तो ये हमारी ये पॉजिटिव प्रोसेस है। जबकि सिलेक्शन के अंदर क्या होगा, अब इन्हीं 2000 एप्लीकेशन में से मुझे सिर्फ 200 लोगों को रखना है और 1800 लोगों को मैं भगाने वाला हूं। तो एक सिलेक्शन की प्रोसेस नेगेटिव होती है, बट रिक्रूटमेंट की प्रोसेस एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन के बारे में आप थिंक सभी जानते ही होंगे, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 122। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश इज द कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम ए हायर लेवल टू द वन और मोर लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, या अपवर्ड कम्युनिकेशन।
तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो हमारा बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिचुएशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय द, ये हमारे पास देखना है जो हमारे पास सिचुएशनल मॉडल है जो लीडरशिप का, वो किसने दिया है, किसने डेवलप किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा डी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर फॉरेन मार्केट इज नोन एज, जब हम न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट करते हैं फॉरेन मार्केट के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हमारा बनेगा हमारा प्रोडक्ट इन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसमें से हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में से हमारा डिसीजन मेकिंग का कौन सा एक स्टेप इसमें से नहीं है। तो डेफिनेटली हमारा डेलीगेटिंग द डिसीजंस। आगे देखिए हमारा इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रेफर्स टू, ये क्वेश्चन हमारा पहले वाले पेपर में भी आया था, ये फिर से रिपीट हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं सर्विस ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, who has developed the hierarchy of the need motivational theory, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, आपको हिंट देने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए या डी में से, तो ए या डी में से एक आंसर पक्का है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका क्या आंसर बनने वाला है, कि जो मोटिवेशनल की जो हायरार्की की जो थ्योरी थी, नीड हायरार्की की थ्योरी किसने दी थी। ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या है और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 9, तो विच थ्योरी अज्यूम दैट पीपल जर्नली लेजी एंड विल वर्क अवॉइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि लोग लेजी हैं, आलसी हैं, या काम करने को अवॉइड करते हैं, या जिम्मेदारी लेने को अवॉइड करते हैं। ये थ्योरी कौन सी है, वाइड, ये वाई थ्योरी है, एक्स थ्योरी है, जेड थ्योरी है, या पी थ्योरी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली हमारा ये एक्स थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, हमारे पास बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो डेफिनेटली हमारा जो ए ऑप्शन है, यस ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एथिक्स में बी डिफाइंड एज ए कोड ऑफ मटेरियल, ए कोड ऑफ कंडक्ट, ए कोड ऑफ मैनेजमेंट, ए कोड ऑफ कंट्रोल, तो हमारा इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, इसके अंदर जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की उसको हम क्या कह सकते हैं। तो इसका हमारा जो क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर रहेगा करेक्ट वो रहेगा हमारा बी करेक्ट। आगे देखिए, ए रनर अप फर्म दैट इज फाइटिंग हार्ड टू इंक्रीजेज इट्स मार्केट शेयर इन द इंडस्ट्री इज नोन एज, तो इस क्वेश्चन को भी मैं मार्क करूँ तो हमारा बी आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व्स स्पैन ऑफ कंट्रोल, इंस्पायरिंग द सबऑर्डिनेट्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, असाइनिंग ऑफ ड्यूटी एंड अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। तो इसके अंदर हमको देखना है इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो हमारा ये 134 का आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज आर द कवर्ड अंडर द ऑयल रिफाइनरी एंड द शुगर मिल। तो ये हमारा 11th के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर है या सेकंड चैप्टर है, उसके अंदर स्टडी करने को मिलता है। तो डेफिनेटली हमारी होती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब 11th की बिजनेस स्टडीज़ का प्लेलिस्ट आपको आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज प्रोटेक्टेड, कंपल्सरी, ऑप्शनल या थ्रू मेंबर्स। दो हमको बताना है ये कैसे होता है, कंपलसरी होता है, प्रोटेक्टेड है, ऑप्शनल है, या मेंबर्स के थ्रू ही होता है, ये कैसे होता है। तो हमारा ये कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स कोजिंग अनएथिकल कंडक्ट इन मैनेजमेंट इज, तो 137 का हमारा ये इकोनॉमिक ग्रीड। आगे देखिए क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयज, एलिमेंट ऑफ द रिस्क या फिक्स्ड वेजेस। इसमें से एम्प्लॉयमेंट का कौन सा एक फीचर नहीं है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन हमारा पहले भी पेपर में आ चुका है, 2022 के एस्टेट में क्वेश्चन पहले भी आया था। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा डी, मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनल एलिमेंट्स दैट में interfere with the company's ability to achieve its objectives, strength, weakness, opportunities and threats। ये क्वेश्चन भी हमारा पहले आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी, यस। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे हैं जो फिर से रिपीट हुए हैं 2021 में भी 2022 में भी। आगे देखिए, विच मैनेजमेंट थिंकर रिसीव द नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1978। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा आप अपने अकॉर्डिंग चेक भी कर लेना, फिलहाल मैं आंसर इसको मार्क कर रहा हूँ, हमारा ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ, पार्टनरशिप रिजल्ट किसका होता है, क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट होता है, तो डेफिनेटली बी। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सी 70 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस विच कांट बी स्टोर्ड फॉर द लेटर सेल ऑफ द यूज। तो सर्विस इंटेंजिबिलिटी, ये क्वेश्चन भी हमारा पहले भी रिपीट हुआ था, ये फिर से रिपीट हो रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजैक्शनल लीडर। ये क्वेश्चन भी आई थिंक हमारा पहले भी एक बार आ चुका है, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, यस। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 146, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स हु सेड। ये बात किसने कही है, सिंपल सी बात है, हमारा आंसर रहेगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो सेकंड 147th क्वेश्चन है, 147th क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर जो हमारा आंसर रहेगा वो डेफिनेटली हमारा रहने वाला है डी। कुछ क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी से करा रहा हूँ, बट आप चाहें तो वीडियोस को पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कुछ ऐसा है जो बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट हमारा नहीं है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर एलिमेंट का जो पार्ट नहीं है वो है हमारा ए या सी ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से आप लिख सकते हैं। चलो ये ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, सी। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 149, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस। जो बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस का जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। ये क्वेश्चन लेबर वेलफेयर एंड द सेफ्टी की ओर लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 150, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेसेस। जो बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो कैसी होती हैं, ये होती हैं मल्टीपल डिमेंशन, यस मल्टीपल डिमेंशन। वीडियोस आई होप आप और बच्चों तक भी जरूर शेयर कर रहे होंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन विच एक्टिविटीज ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड बट ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन्ड और री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ तो हमारा आंसर बनेगा बी, यस बी, दैट इज अ प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92, which ratio indicates the firm's capacity to pay long-term debts and procure additional loans and informs whether the firm is following the policy of trading on equity. Proprietary ratio, debt equity ratio, returns on shareholder funds या debt service ratio। इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा बनेगा हमारा बी, यस debt equity ratio। 93rd क्वेश्चन, A does not keep proper accounting records of his business. He gives the following information. What will be profit loss for the year? हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग्स कितनी की है ड्यूरिंग द ईयर, ये भी हमारे पास गिवन है। एडिशनल कैपिटल मतलब कैपिटल कितनी ऐड हुई है ड्यूरिंग द ईयर, वो भी हमको गिवन है। चार ऑप्शन है हमारे पास, 85,000, 35,000, 1,85,000 एंड 3,15,000। तो इस क्वेश्चन को हमको सोल्व कैसे करना है एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल में से आप ड्राइंग को माइनस कर दीजिए, एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग कैपिटल को आप माइनस कर दीजिए। हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा प्रॉफिट या लॉस। हमको यही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि हमें क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपए की हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, 60,000 रुपये की हमारे पास ड्राइंग है, 75,000 की एडिशनल कैपिटल है, प्लस कर दीजिए, क्लोजिंग कैपिटल का माइनस कर दीजिए। तो ये इक्वेशन जब आप सारी सोल्व कर देंगे, ये सारी इक्वेशन जब आप सोल्व कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 35,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। कारण क्या है, कारण को एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए ओपनिंग कैपिटल तो मान लो है हमारे पास अभी 2 लाख रुपये, 15,000 रुपये हम इसके अंदर और ऐड कर देते हैं। तो अगर हम क्लोजिंग कैपिटल जो हमारे पास 2.5 लाख रुपए है, मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास 2,15,000 रुपये हैं, आपने स्टार्टिंग में लगाए थे मान लो 2,15,000 रुपये और लास्ट में आपके पास
2,50,000 है, 2,50,000, तो डेफिनेटली आपने 35,000 रुपीज़ का प्रॉफिट ही अर्न किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। मान लो साल की स्टार्टिंग में आपने लगाए थे 4 लाख रुपए, अब आपके पास कैपिटल आपको दिख रही है गले में 5 लाख रुपए, तो इसका मतलब है कि आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ही अर्न किया है। तो यहाँ पर ये हमारी लगा लो कि ओपनिंग कैपिटल, और ये हो गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो कि ओपनिंग कैपिटल से ज़्यादा है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली हमने 35,000 का क्या किया है, प्रॉफिट ही अर्न किया है। तो डेफिनेटली हमारा जो 93rd क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहेगा वो हमारा 35,000 रुपीज़ ही रहने वाला है। अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और दैट इज़ 94th क्वेश्चन। हमारे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है कंपनी की, ये क्या है, 21,28,000। हमारे पास टोटल डेट्स कितने हैं, 42,50,000, और हमारे पास जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कह लीजिए, ये लॉन्ग टर्म जो डेट्स दिए हुए हैं ये भी हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 27,30,000। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है करंट रेशो, और करंट रेशो का हमको फॉर्मूला पता है। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम टोटल लाइबिलिटीज़ में से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या रह जाएगी, करंट लाइबिलिटीज़। तो डेफिनेटली हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास रह गई है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ के लिए हम क्या करेंगे, देखो वर्किंग कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब वर्किंग कैपिटल क्योंकि गिवन है, करंट एसेट्स हमको पता नहीं है, तो आप क्या कर दीजिए, करंट लाइबिलिटी जो हमने निकाली है यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये हमने पुट किया, तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आप फाइंड आउट कर लेना, ये रह जाएगा हमारे पास 36,48,000 रुपये। तो अब हमारे पास करंट एसेट्स भी क्योंकि आ चुकी हैं, करंट लाइबिलिटीज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो आप ये इक्वेशन के अंदर आप क्या कीजिए, ये आइटम्स को पुट कर दीजिए, अमाउंट को पुट कर दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये होएगा हमारे पास 2.4:1। तो डेफिनेटली जो हमारा 94th क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यस, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। यस, इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 2.4:1। 95th क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास करंट लाइबिलिटीज एक कंपनी की गिवन है, ये हमारे पास है 1.5 लाख रुपए। करंट रेशो भी हमको गिवन है, दैट इज 3:1। लिक्विड रेशो भी गिवन है 1:1। हमको क्वेश्चन में स्टॉक का अमाउंट फाइंड आउट करना है। मैं आपको फिर से बोल देता हूं, हमारे पास एक कंपनी की करंट लाइबिलिटीज गिवन है, करंट रेशो गिवन है, लिक्विड रेशो भी गिवन है, हमको स्टॉक का अमाउंट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका सोल्यूशन भी हम अभी देख लेते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला हमको पता है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशो क्योंकि क्वेश्चन में पास गिवन है 3:1, हमने करंट एसेट्स की जगह 3 पुट कर दिया, करंट लायबिलिटीज की जगह 1 पुट कर दिया। करंट एसेट्स हमको पता नहीं है बट करंट लायबिलिटीज का अमाउंट गिवन है, दैट इज 1,50,000। तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप क्या करना, करंट एसेट्स का अमाउंट फाइंड आउट कर लेना। तो करंट एसेट्स आप फाइंड आउट कर लेना क्योंकि ये ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करंट एसेट्स आ जाएंगी 4,50,000 रुपए। और इधर से हमारे पास लिक्विड रेशो भी गिवन है, दैट इज 1:1, मतलब लिक्विड एसेट्स हैं 1 और करंट लायबिलिटीज भी कितनी है 1। अब बट क्योंकि करंट लायबिलिटीज हमारे पास गिवन है तो इस इक्वेशन की हेल्प से आप लिक्विड एसेट्स का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज 1,50,000। तो अब स्टॉक को अगर देखें तो स्टॉक रियलिटी में क्या होता है, जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर देते थे तो हमारे पास क्या निकल आता था, लिक्विड एसेट्स निकल आती थी। यस, मैं आपको बता रहा हूं, जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर देते थे, करंट एसेट्स में से जब हम स्टॉक को माइनस कर देते थे तो हमको पास क्या आता था, लिक्विड एसेट्स आती थी। तो यही इक्वेशन अब आपको डिफरेंस करके फाइंड आउट करनी है। मतलब अगर आपको स्टॉक फाइंड आउट करना है तो आप करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को माइनस कर दीजिए, मतलब 4.5 लाख और 1.5 लाख का जो डिफरेंस है वो 3 लाख रुपए का क्या है, ये 3 लाख रुपए हमारे पास स्टॉक है। तो डेफिनेटली ये जो 95th क्वेश्चन है इसका जो आंसर है हमारे पास क्या रहने वाला है, वो सी रहने वाला है। यस, 3 लाख रुपए हमने देख लिया कैसे हमने फाइंड आउट किया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और दैट इज 96th क्वेश्चन। The ability of business to pay the amount due to stakeholder as and when it is due is known as। हमारे पास ये 4 ऑप्शन गिवन है।
ये चारों ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा बी, दैट इज लिक्विडिटी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 97th क्वेश्चन। 97th क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या गिवन है, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड शुड बी क्लासिफाइड एज। तो अगर हमारे पास कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर हमको रिसीव होता है, अगर वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, तो इसको हम कहाँ पर राइट करने वाले हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में या बिजनेस एक्टिविटी में। तो सिंपल सी बात है, ये टॉपिक मैं आपको पहले भी काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 75 77 वीडियोस पहले भी बन चुके हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि हमारा फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, तो अगर हम इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करते हैं तो हमारी ये होगी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट अगर यहाँ पे लिखा होता कि हमारी ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं है और हमको फिर भी इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होता, तो हम उसको बोलते हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब क्योंकि ये हमारी फाइनेंशियल एंटरप्राइज का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है, ए। यस, हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 98th क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स इफेक्टिंग नेट प्रॉफिट एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए चार्ट नोन एज। तो 98th क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर जो बनेगा ये बनेगा हमारा डी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच हुंडी इज सिमिलर टू डिमांड बिल। तो डेफिनेटली हमारा ये चार ऑप्शन इसमें भी गिवन है, थियोरेटिकली ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ हमारा ए ऑप्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिजायर टू रिडीम इन द 5000 10% डिबेंचर ऑफ द 1000 each at par of the available sufficient divisible profit, in which this case how much amount should be transferred to debenture redemption reserve account as a requirement under section 71 subsection 4 of Indian Companies Act, and read the rule 18 subsection 7 of a banking company। तो हमको डीआरआर में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, 50 लाख, 7.5 लाख, 12.5 लाख या जीरो। तो अगर आप डीआरआर की बनाने की कंडीशंस को देखें, तो डीआरआर किसको बनाना जरूरी होता है, किसको बनाना जरूरी नहीं होता। तो उसमें से आई थिंक ये एसबीआई हमारा एग्जम्प्टेड रहने वाला है, एसबीआई को डीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर डेफिनेटली रहने वाला है डी। यस, हमारा यहाँ पर आंसर रहने वाला है डी, डेट इज 0। चलते हैं हमारे 101 की ओर, फ्रॉम द फ्लोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज ड्रॉन बाय द डेटर, इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। सिंपल सी बात है, ये चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन देखना है जो हमारा सच नहीं है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज डेफिनेटली कौन राइट करता है, ये राइट करता है हमारा क्रेडिटर, जिसने पैसा लेना होता है। तो डेफिनेटली हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा इनकरेक्ट है, और यही हमको चूज करना था, हमको बताना था इन चारों में से कौन सी बात ऐसी है जो सच नहीं है। तो हमने ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और दैट इज 102। कौशल एंड गुलाब आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो ऑफ द 5:3। इन्होंने राजू को पार्टनर बनाया है 1/7 शेयर के लिए। हमारा नया प्रॉफिट शेयर रेशियो भी गिवन है, ये है हमारा 4:1। हमको ये बताना है कि कौशल और गुलाब को कितना सेक्रीफाइस हुआ है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार फिर से देख लो, हमारे पास ओल्ड रेशो भी गिवन है दैट इज 5:3 और न्यू रेशो भी गिवन है 4:1। तो अगर हम ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है इसको हम एक बार देख लेते हैं। अब हमारे पास जो कौशल है उसका जो ओल्ड रेशो है वो है 5/8 और जो नया रेशो है वो है 4/7। तो डेफिनेटली हमारा जो सेक्रीफाइस होगा कौशल का वो होगा 3/56। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है ना उसका ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो आपको माइनस कर दीजिए तो हमारे पास इसका भी ये सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा। तो डेफिनेटली जो इसको आमने सामने लिखोगे राइट करने वाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3:5। तो डेफिनेटली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बनेगा ए ऑप्शन। यस, 3:5। तो दोनों पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस होने वाला है वो 3:5 के अंदर होने वाला है। तो हमारा ये जो आंसर है डेफिनेटली 3:5 ही है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 103। इन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू। जब लायबिलिटीज होती है तो उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ये हमारा रियलाइजेशन का चैप्टर है जहाँ पे हमको देखना होता है कि हमारी फर्म बंद हो जाती है, फर्म का विघटन का चैप्टर है या फर्म के समापन का चैप्टर कह लीजिए। वहाँ पर हम एक रियलाइजेशन अकाउंट रेडी भी करते हैं। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी बनने वाला है। यस, रियलाइजेशन अकाउंट। तो 103 क्वेश्चन है, ये आंसर इसका बनेगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या गिवन है, द रेशो इन विच द कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर्स हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग और डिक्रीज पार्टनर इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं, ऐसा रेशो जिसके अंदर कंटिन्यू पार्टनर
रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को रिसीव करते हैं वो कौन सा रेशो होता है? डेट इक्विटी रेशो होता है, लिक्विडिटी रेशो होता है, करंट रेशो होता है या गेनिंग रेशो होता है? तो डेफिनेटली ये आपने पार्टनरशिप पे स्टडी किया भी होगा, तो डेफिनेटली हमारा होता है ये गेनिंग रेशो। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को लेकर इसमें से कोई एक चीज ऐसी है जो सच है, बाकी हो सकती है फॉल्स हो। देखिए कौन सी है। इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की क्या बात आती है इसमें? बिल्कुल भी नहीं आती है। इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, यस ये हमारा आंसर करेक्ट है। इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। और इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस, यस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कोई भी हमारा ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है ना। तो इसके अंदर देखना, तो इसके अंदर हमारे पास पूरा का पूरा जो हमारा एक जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा बी करेक्ट आंसर हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 105 का। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और दैट इज 106। 106 क्वेश्चन के अंदर क्या गया हुआ है? व्हेन ए पार्टनर हैज एग्रीड टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन वर्क फॉर एन एग्रीड remuneration bear the relation expenses, then what will be the journal entry if the payment of relation expenses is made by the firm? तो सिंपल सी ये जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री हमको पता भी है, तो इसके अंदर हम सिंपल सा करेक्ट आंसर जो हमारा रहेगा वो बी रहने वाला है कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट हमारा होने वाला है। ठीक है, आगे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 107। तो ए लिमिटेड हैज एग्री टू पे द परचेज प्राइस ऑफ द बिल्डिंग रेट्स 2,50,000 2,20,000 2,20,000 की है। जो हाफ पेमेंट है वो हमने कैश में की है, आधी पेमेंट मतलब 1,10,000 तो हमने कैश में पे कर दिया हो क्योंकि हमने बिल्डिंग ली थी हमने 2,20,000 की, आधी पेमेंट हमने कैश में कर दिया है और बाकी की पेमेंट के लिए मेरे को क्या करना है 9% वाले डिबेंचर देने हैं। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये है और ये डिबेंचर हमको देने हैं प्रीमियम के ऊपर। तो हमको ये बताना है कि कितने डिबेंचर्स हम इशू करने वाले हैं। तो वैसे तो आपको ध्यान से देखोगे तो 2,20,000 रुपये में से आधी पेमेंट मतलब आधी पेमेंट की बात करें तो 1,10,000 तो हम कैश में दे चुके हैं, बाकी रह गए 1,10,000। तो 1,10,000 को अगर आप 110 से डिवाइड कर दो तो आपके यहाँ पर आने वाले हैं 1000 शेयर। ठीक है, क्योंकि आपका 100 रुपये का शेयर है और 10 रुपये का प्रीमियम भी है, तो 110 से आप डिवाइड करने वाले हो तो हमारे यहाँ पर आंसर डेफिनेटली 107 क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ए। दैट इज 1000 शेयर हम सामने वाले को इशू करने वाले हैं परचेज के कंसिडरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन विच सिस्टम द मॉनेटरी इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज टेकन इन अकाउंट इन द पीरियड इन विच they are earned rather than in the period in which the cash is actually received or paid by the enterprise? तो दैट इज कैश बेसिस सिस्टम या एक्रूअल बेसिस सिस्टम है या इकोनॉमिक बेसिस सिस्टम है या हम इसको कहें सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी सिस्टम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो आंसर रहने वाला है डेफिनेटली हमारा बी रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 109। द रिकरिंग ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, डोनेशन, रेवेन्यू रिसिप्ट या एंडोमेंट फंड। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर एक्सटेंड्स अप टू ओनली फॉर द वन अकाउंटिंग पीरियड इट्स कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नोटिंग चार्जेस या अंडरराइटिंग। तो हमारा ये क्वेश्चन कौन सा है 110। तो इसके अंदर हमको सिंपल सी बात है कि ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका रिलेशन सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड ही होता है, तो डेफिनेटली हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं क्योंकि उसका बेनिफिट हमको 1 साल के अंदर ही उसका मिलने वाला है। अगर ये बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का होता तो वो होता हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट ये क्वेश्चन था हमको 1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही इसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो डेफिनेटली हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है। कहता है कि रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज ए करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर नॉन रिकरिंग बाय नेचर। स्टेटमेंट नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इंक्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। यस, तो इसमें से हमको बताने हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमको क्या बोला हुआ है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर द इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आप
हमारा बी आंसर आप स्टेटमेंट को हम करेक्ट बोलेंगे, क्योंकि पहले स्टेटमेंट ठीक नहीं थी, सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल से कम के लिए होते हैं, 1 साल के अंदर के लिए होते हैं, उसको हम कह सकते हैं। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे क्या काम आते हैं, मेंटेनेंस करने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा आपको स्टडी करना है तो मैंने ये टॉपिक पहले भी यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, आप उस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। 11th क्लास का टॉपिक है तो वहाँ पे आपको अच्छे से स्टडी करने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 112। द एक्सपेंसेस दैट आर इंकर्ड इन द कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रीमियम एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन द इश्यू ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारा ये आंसर बनेगा हमारा बी, यस बी बनेगा आंसर इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स or their total of financial statement for a definite period of time is called horizontal or dynamic analysis, वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस या एक्सटर्नल एनालिसिस। तो इसका आंसर डेफिनेटली हमारा बनने वाला है वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 114 petty cash book is maintained for recording petty incomes only, petty expenses paid by in the cash, या petty incomes received in the cash only, या petty incomes and the petty expenses। तो डेफिनेटली इसका आंसर जो हमारा बनने वाला है वो बनने वाला है हमारा बी। पैटी जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो कैश में होते हैं उसको ही मेंटेन करने के लिए हम पैटी कैश बुक और मेंटेन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, 1000 डिबेंचर है, 6% डिबेंचर 6% डिस्काउंट पे हमने इशू किए हैं। इसकी पेमेंट जो हमको करनी है 20,000 की इंस्टॉलेशन में करनी है, ऐसा लगा लो कि 20-20 हज़ार रुपये करके हम इसकी पेमेंट करने वाले हैं। तो डेफिनेटली 1000 डिबेंचर 100 रुपये के हो गए तो हमारे पास 1 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए। तो 1 लाख रुपए की पेमेंट हमको कैसे करनी है, 20,000 20,000 20,000 20,000 5 बार आपको पेमेंट करनी है। तो ये बोल रहा है कि जो हमने डिस्काउंट का जो अमाउंट है, डिस्काउंट का अमाउंट कितना बनेगा, 6,000 रुपये। ये 6,000 रुपये जो हमको राइट ऑफ करना है वो कैसे करना है, और इसको करना है तो पहले साल के अंदर कितना राइट ऑफ हमारा डिस्काउंट होने वाला है। तो ये बात हमको क्लियर हो गई। 1 लाख रुपए के ऊपर 6% के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट कितना हो गया, 6,000 रुपये। बट हमको ये बताना है कि पहले साल के लास्ट में हमारा डिस्काउंट कितना राइट ऑफ होने वाला है। तो ये टॉपिक डेफिनेटली इशू ऑफ डिबेंचर में से है, टॉपिक इस चैप्टर के अंदर लास्ट में आपको स्टडी करने को मिलता है। तो हम प्रोपोर्शनेट बेस पर डिस्काउंट को राइट ऑफ करने वाले हैं। तो बट पहले साल के लास्ट में हम 2,000 रुपये का ही डिस्काउंट राइट ऑफ करने वाले हैं। कितने का, 2,000 रुपये का डिस्काउंट राइट ऑफ करने वाले हैं। कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा एक बारी, नहीं तो इशू ऑफ डिबेंचर के चैप्टर्स के अंदर लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर 2000 ही करेक्ट बनने वाला है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज ए करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। हमारे पास 2 स्टेटमेंट गिवन है। Depreciation must be charged so as to ascertain the net profit or the losses of a business. Statement number 2, when market value of the asset is higher than the book value, depreciation is not charged. तो हमको चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। A, B, C, D चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा A बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। एक कंपनी ने 200 शेयर फॉरफिट किए हैं, 100 रुपये का एक था जिसके ऊपर हमने सिर्फ 70 रुपये ही डिमांड किए थे, बट शेयर होल्डर्स ने अब तक 50 रुपये ही पे किए थे। इन शेयर्स को मतलब ये 200 के 200 शेयर्स हमने 80 रुपये के हिसाब से दोबारा री इशू कर दिए हैं और हमने इसके ऊपर 80 रुपीज़ का ही फुली पेड माना है। तो हमको ये बताना है कि जब हमने शेयर्स को दोबारा री इशू किया है तो जो शेयर फॉरफीचर का जो अकाउंट है वो हमको कितने अमाउंट से डेबिट करना है। तो ये बात हमको बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये शेयर जो पहले से 100 रुपीज़ का था हमने इसको 80 रुपीज़ में भी फुली पेड मान लिया है, तो एक शेयर के ऊपर 20 रुपीज़ का नुकसान हुआ है। तो 20 रुपीज़ मल्टीप्लाई 200 तो हमारे पास 4000 का लॉस हुआ होगा। कितने का, 4000 का। तो ये 4000 के लॉस को हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हमको इसको डेबिट करना होगा। कब, जब हमें शेयर्स को दोबारा री इशू करने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन 117 है इसका जो आंसर करेक्ट है वो हमारा रहेगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स और द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर हमारा जो करेक्ट है वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 119।
लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज आर नोन एज लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो, या हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या करंट रेशो। तो हमारे ये लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज ए करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलोइंग। स्टेटमेंट 1, पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर्स मेंटेन बाय द बैंक। सेकेंड स्टेटमेंट दे दिया, ए बिजनेस फर्म पीरियडिकली prepares the bank reconciliation statement to reconcile the bank balance as per the cash book with the passbook as these to show different balances for the various reasons। तो इसमें से बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है या दो ठीक है या दोनों स्टेटमेंट ठीक है या दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 to 1 121 क्वेश्चन, 121वां क्वेश्चन है ये। A principle of intelligent marketing that requires that a company seek real product and the marketing improvements। तो ये चारों ऑप्शन में से हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, यस, इनोवेटिव मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर विच टाइप ऑफ द इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो हमारा सेवा उद्योग के अंदर ही आता है। तो 112 हमारा ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसका जो हमारा आंसर करेक्ट रहेगा द डेफिनेट टेरिटरी सेक्टर ही रहेगा, या टेरिटरी इंडस्ट्री या जिसको आप सेवा श्रेणी के उद्योग भी कह सकते हैं, उसके अंदर ही हमारा आने वाला है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज ए पार्टनरशिप डीड जनरली डोंट इंक्लूड विच ऑफ द फ्लोइंग। ए पार्टनरशिप डीड में क्या इंक्लूड नहीं होता, नेम ऑफ द फर्म, एम्प्लॉयज़ के नेम्स, बिजनेस की ड्यूरेशन या प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो डेफिनेटली जब भी हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उसमें एम्प्लॉयज़ के नेम थोड़ी ना लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर यही रहेगा, बी ऑप्शन। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो पार्टनरशिप डीड के अंदर हम नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मोस्ट सुटेबल फॉर द लार्ज एंड द ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़। तो इसके जो हमारे आंसर बनेंगे आप थोड़ा सा चेक कर लेना, ये हमारा ए और बी आंसर दोनों में से कोई भी एक बन सकता है। तो आई होप तो वैसे तो फंक्शनल है, बट अगर हमारे पास प्रोडक्ट एक से ज़्यादा होते हैं तो हम उसको डिविजनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। बट अगर हम एक्टिविटीज़ के बेस पर अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड करते हैं तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। बट अगर हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, लेट्स सपोज करो कि हमारे पास कार भी बना रहे हैं, हम स्कूटर भी बना रहे हैं, है ना, तो हम डिविजन्स के अकॉर्डिंग हम डिविजनल स्ट्रक्चर ही बना देते हैं। तो फंक्शंस के बेस पर, एक्टिविटीज़ के बेस पर सिर्फ डिवाइड करना है तो फंक्शनल, अदरवाइज डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ये 1 to 4 क्वेश्चन जो हमारा, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है मुझे भी, तो थोड़ा आप चेक कर लेना, ए और बी दोनों क्वेश्चन इसके आंसर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्ट रेट एंड द इन्फ्लेशन रेट आर इंक्लूडेड अंडर विच द फैक्टर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये 1 to 5 क्वेश्चन है, तो हमारा डेफिनेटली हमारे पास इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ बैंक इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक। तो ये हमारा जो आंसर बनेगा, तो डेफिनेटली हमारा आंसर बनने वाला है डी ऑप्शन। 127 देखिए, is dash is the extra profit for the firm earns from the producing and selling an additional unit of output, marginal profit, मैनेजरल प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्ट या टोटल प्रॉफिट। तो डेफिनेटली जब भी हमारा कोई एडिशनल यूनिट के ऊपर जब हमारा जो प्रॉफिट होता है या जो भी होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो उसको मार्जिनल प्रॉफिट ही बोलते हैं, यस दैट इज मार्जिनल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 128, द सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सार्क इज द सिचुएशन कहाँ पे सिचुएटेड है ये, न्यू दिल्ली में, मुंबई में, काठमांडू में, जेनेवा में। तो 128 का हमारा आंसर बनेगा डेफिनेटली हमारा। आगे देखिए 129, ए डिज़ायर टू सेटिस्फाई वंस इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द अदर्स पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली हमारा बनने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 130, मनी इज दैट मनी डज द डेफिनेट द मनी वाज गिवन बाय वॉकर, हार्टे, केनीज एंड द काउथर। तो इसका जो हमारा जो आंसर बनने वाला है डेफिनेटली हमारा बनने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, a temporary pricing in which the company sells product below the list price and sometimes even below the cost to increase short run sales। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर बनेगा हमारा ये बनेगा, ये प्रमोशनल प्राइस है। अगला देखते हैं हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर एंड द मेजरमेंट। तो डेफिनेटली इसके अंदर हमारा जो आंसर जो हमारा रहने वाला है वो मेजरमेंट रहने वाला है, क्योंकि ये इनकोडिंग, रिसीवर, चैनल तीनों के तीनों तो आते ही हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, बट आपने अगर कम्युनिकेशन की प्रोसेस को ध्यान से देखा हो तो मेजरमेंट कहीं पर कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स कैश इनफ्लोज, मतलब जिसको हम बेनिफिट्स माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज कॉस्ट इज नोन एज। तो इसके अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारा आंसर जो है वो है एनपीवी, दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज टू इम्प्रूव द राइट्स एंड पावर ऑफ बायर इन द रिलेशन टू सेलर्स। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने स्टडी किया भी होगा, वहीं पर भी हमको स्टडी करने को मिलता ही है, दैट इज हमारा कंज्यूमरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टाफ अथॉरिटी वर्क्स एज ए चेन ऑफ कमांड, ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ए चैनल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या एडवाइज्ड ऑफ सर्टेन मैटर्स। तो 135th क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली हमारा पास आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनल एलिमेंट्स दैट मे इंटरफेस विद द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इज। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स। तो इस क्वेश्चन का अंदर हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is included in the Fowler's principle of the management? Harmony and discord, cooperation on individualism, और हमारे पास मतलब इसमें से देखना है कि which of the following is included in the Fowler's principle of management, इसमें से कौन सा इंक्लूड है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 137th क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा यूनिटी ऑफ कमांड का। यस, यूनिटी ऑफ कमांड का हमारा ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो हमारे गिवन है FW टेलर के, बट ये सिर्फ 4th क्वेश्चन है यूनिटी ऑफ कमांड। आपको ध्यान होगा हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स में से आई थिंक 4th या 5th ऑप्शन हमारा जो 4th या 5th हमारा जो प्रिंसिपल था वो यूनिटी ऑफ कमांड का था, और यूनिटी ऑफ कमांड के बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी आता था। तो चारों ऑप्शन में से जो पहले के 3 ऑप्शन है ABC, ये तो गिवन है FW टेलर के, और जो डी ऑप्शन है ये हेनरी फ्योल का है। हेनरी फ्योल वही है जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट द रेगुलेशन एक्ट 1992 रिप्लेस्ड विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट। तो इसमें तो हमको पहले से आंसर पता ही होगा। इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा हमारा आंसर पहले गिवन है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1947। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139, वो डिटरमाइंस द कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो कौन डिटरमाइन करता है? सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजैक्शनल लीडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सीधा भी लगा सकते हैं, वो क्या होगा हमारा बी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आगे हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड डेवलपिंग प्रेमिसेस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, द एफिशिएंसी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड द स्टैंडर्डाइजेशन इज फोकस्ड बाय टेलर, फ्योल्ड, साइमन या बर्नार्ड। तो इसका आंसर जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओपिनियन एंड बिलीव सेगमेंट ऑफ द एटीट्यूड इज इफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट, फीलिंग कंपोनेंट या कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो 143rd क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली डी। व्हेन द वाज द गेट एस्टेब्लिश्ड। तो गेट की एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास ये एस्टेब्लिश हुआ था, हमारे पास ऑप्शन 1 1947, 1948 दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसमें देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इट वाज साइंड बाय 23 नेशन इन जेनेवा ऑन 30th October 1947 एंड वाज अप्लाइड ऑन ए प्रोविजनल बेसिस 1st January 1948. It remained in effect until 1st January 1995, when the World Trade Organization was established after agreement by the 123 nations in the Marrakesh on the 15th April 1994 as part of the Uruguay Round Agreements. तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये रियलिटी में 1947 को साइन किया गया था, प्रोविजनल बेसिस पर एप्लीकेबल हुआ था 1 जनवरी 1948 को। तो इसमें हमारे आंसर आप ध्यान से थोड़े देख लेना, जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 1947, 1948 दोनों में से कोई भी आंसर हमारा हो सकता है। तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना कि आप इसको मार्क करने वाले हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस पे इसको मार्क कर लेना। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज कैन बी डेलीगेटेड, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें हमारा जो बनेगा वो बनेगा हमारा अथॉरिटी, इसको हम डेलीगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 146, इनविजिबल इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रेफर टू।
गुड्स ट्रांजैक्शन, सर्विस ट्रांजैक्शन, कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड द एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो ये इनविजिबल वाली जो है ना, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रेफर्स टू, तो इसके अंदर हमको ध्यान से देखना है कि इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन वाला है। ये हमारी सर्विस ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना, इनविजिबल है ना, सेवा क्षेत्र वाली होती हैं। आगे देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है who has given the concept of प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड सो ऑन, इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था पूरा का पूरा। इसको आप गूगल पे थोड़ा सर्च कर लेना, अपनी बुक में आपने कहीं ना कहीं स्टडी भी किया होगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना ये वर्ड्स क्या है। तो डेफिनेटली ये वर्ड्स हमको पास जो गिवन है, ये गिवन है डी ऑप्शन, यस, लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अमंग द फॉलोइंग सोर्सेज विच वन इज द इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स। इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स इसमें से हमारा क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एडवर्टाइजमेंट्स एंड द ट्रांसफर्स। तो हमारा डेफिनेटली ये हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट का होता है, ट्रांसफ़र करना, प्रमोशन करना, डिमोशन करना, है ना, किसी को इधर से उधर ही भेजना, अंदर ही अंदर हमारी ट्रांसफ़र चलती रहती है, अंदर ही अंदर हमने किसी को प्रमोशन कर दिया, मतलब बाहर से तो हमने किसी को नहीं बुलाया ना, ये हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है ना। बाकी के जो 3 ऑप्शन है स्टार्टिंग के A B C, ये तीनों के तीनों हमारे इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बड़ा, ये एक्सटर्नल सोर्सेज हम कह सकते हैं, सॉरी एक्सटर्नल सोर्सेज। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अकर्स इन द गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल द इनपुट रिजल्ट इन द स्मॉलर परसेंटेज इंक्रीज इन द आउटपुट। तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन बनने वाला है वो हमारा यस A। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वो हैज़ प्रपोज द नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास C ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है।